कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं अध्याय से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो के बारे में। यह अध्याय कुल 4 अंकों का है। इस अध्याय में से बोर्ड परीक्षा में कुल 3 प्रश्न आने हैं। उनमें से एक प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न, 1 अंक का एक प्रश्न। अति लघुतरात्मक टाइप का 1 अंक का एक प्रश्न आएगा और लघुतरात्मक प्रश्न 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर 4 अंक भार वाली यह प्रश्नावली 3 प्रश्नों के आपको यहाँ से तैयारी करनी है। इस प्रश्नावली में से तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस अध्याय के सभी मुख्य मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो आप इस पूरे वीडियो को अगर ढंग से देख लेते हैं तो 1-1 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप कॉन्सेप्ट वाइज समझकर हल कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं इसमें इस अध्याय का मुख्य बिंदु परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है, परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याओं को हम किस रूप में लिख सकते हैं? बटे के रूप में लिख सकते हैं, p/q। इस रूप में हम कोई भी संख्या को दर्शा सकते हैं, तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। उदाहरण के लिए 4/7, 3। अब 3 को कहोगे सर ये बटा में नहीं है, लेकिन ये बटा में है। 3 के बटा में कोई नंबर नहीं दिख रहा, लेकिन इसके बटा में हमेशा अपनी तरफ से 1 होता है। अगर कोई नंबर है उसके बटा में किसी संख्या के बटा में कोई अंक नहीं दिख रहा है तो बटा में 1 होता है। ये 4 है तो ये 4/1 है। 9.3 पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट हटाएंगे इसका तो क्या बन जाएगा? ऊपर बन जाएगा 93, नीचे आ जाएगा 10। ऐसे ही 11.47 का पॉइंट हटाएंगे तो 1147/100 आ जाएगा। और ये है 2.008 का पॉइंट हटाने पर 2008 बटा में 1000 आ जाएगा। यानी सारी संख्याएं बटे वाली है। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। दूसरा टॉपिक है हमारा अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे कि √2, √5, √7, 2√3, 3√2 या पाई। ये पाई तक की ये सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। अंडर रूट में जो संख्याएं आती है, अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, अगर अंडर रूट में 9 आ जाए तो उसको आप अपरिमेय में काउंट नहीं करोगे, क्योंकि 9 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। 2 का अंडर रूट अगर दिया हुआ है, 5 का अंडर रूट दिया हुआ है, 7 का अंडर रूट दिया है, तो इनका हम अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर कभी खत्म नहीं होगा, निकलता ही जाएगा। पॉइंट के मतलब बहुत स्थानों तक निकल रहा है, यानी ये संख्या कभी रिपीट नहीं हो रही है, ना खत्म हो रही है। तो इसका मतलब यह है एक अपरिमेय संख्या है। जबकि अगर अंडर रूट 16 दिया हुआ है, अंडर रूट 9 दिया हुआ है, अंडर रूट 25 दिया हुआ है, अंडर रूट 36 दिया हुआ है, यहाँ तक कि अंडर रूट 1 दिया हुआ है या अंडर रूट 4 दिया हुआ है, तो उन सभी के वर्गमूल निकल जाते हैं। तो जिन संख्याओं के वर्गमूल निकल जाते हैं, हम निकाल सकते हैं जिनके वर्गमूल, तो वह संख्या अपरिमेय नहीं होती। ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंडर रूट में दे दिया जाएगा आपको कि अंडर रूट 16 कैसी संख्या है, तो आप कहोगे कि सर रूट वाली संख्या तो अपरिमेय होती है, लेकिन 16 तो नहीं है अंडर रूट में अगर लिखा हुआ है, तो वह तो 4 होता है। अंडर रूट 16 का मान तो 4 होता है, तो वह संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्या होगी। आगे यहाँ पे एक मैंने नोट लगाया है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती है। अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर हम मिला दें तो जो समुच्चय बनेगा, जो समूह बनेगा, उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा संक्रियाओं पर आधारित है। 2 परिमेय संख्याएं अगर उनका हम योग कर दें, अंतर कर दें, गुणा कर दें तथा भाग कर दें, 2 अलग अलग परिमेय संख्याएं हैं हमारे पास। अगर हम उनका जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, तो हमेशा हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यदि a और b 2 परिमेय संख्याएं हैं तो इनका योग यानी a+b बराबर कितना होगा? परिमेय संख्या। इनका घटाव करेंगे तो a - b होगा, परिमेय संख्या। गुणा करेंगे तो a × b बराबर परिमेय संख्या, और भाग करेंगे a भाग
बी या ए बटा बी, तो वह भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ ए एक शून्येतर परिमेय संख्या है। शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब शून्य के अलावा है, शून्य के अलावा कोई संख्या है ये, ठीक है, शून्य नहीं है। शून्येतर परिमेय संख्या यानी अगर जीरो हो जाए ये, तो ए बटा बी का मतलब तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, तो जीरो नहीं होना चाहिए, ना तो ए जीरो होना चाहिए ना बी जीरो होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बटा में नंबर जीरो नहीं होता। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा दूसरा, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का योग, अंतर, गुणन तथा भाग सदैव अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय, एक नंबर परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है। अगर उनका हम जोड़, घटाव, गुणा या भाग कुछ भी कर दें तो वह हमेशा अपरिमेय ही रहेगा। यदि ए एक परिमेय संख्या है और बी है अंडर रूट में, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या होगा, अगर हम a प्लस अंडर रूट बी करें या अंडर रूट बी प्लस ए करें तो वह संख्या अपरिमेय रहेगी। ऐसे ही a में से अंडर रूट बी माइनस कर दें या अंडर रूट बी में से a माइनस कर दें तो वह भी अपरिमेय संख्या ही होगी। a का गुणा अंडर रूट बी से कर लो या अंडर रूट बी का गुणा a से कर लो, यह भी अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अगर हम a भाग अंडर रूट बी कर देते हैं या b अंडर रूट बी में भाग दे देते हैं a का, तो यहाँ पर भी अपरिमेय संख्या ही कहलाएगी ये। और a बटा अंडर रूट बी या b अंडर रूट का b बटा a, यह भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो एक परिमेय है, दूसरी अपरिमेय है, तो उनके बीच में जोड़, घटाव, गुणा या भाग चारों संक्रियाओं में से कोई भी संक्रिया लग जाए, आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या का ही आना है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, नोट कर लेना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट में हमने दो परिमेय संख्याएं ली, दूसरे पॉइंट में हमने एक परिमेय और एक अपरिमेय ले ली। अब तीसरे वाले में देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा व भाग परिमेय या अपरिमेय होता है। दो अगर हमारे पास अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर मैं उनका योग कर लूं यानी कि जोड़ कर लूं, घटाव कर लूं यानी अंतर कर लूं, या गुणन कर लूं या भाग दे लूं उन संख्याओं का, तो हमेशा ध्यान रखना हमारा आंसर परिमेय या अपरिमेय में से आ सकता है। अब कब परिमेय आएगा और कब अपरिमेय आएगा वो देखिए नीचे। यदि अंडर रूट ए तथा अंडर रूट बी दो अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी या अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट ए बराबर अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरह से अगर इनका घटाव कर दें, अंडर रूट ए में से अंडर रूट बी को माइनस कर दें या अंडर रूट बी में से अंडर रूट ए माइनस कर दें, तब भी अपरिमेय ही आएगा। यानी दो अपरिमेय संख्याएं अगर अलग अलग है तो उनका जोड़ करो या घटाव करो, आंसर हमारा अपरिमेय आएगा। लेकिन आगे यहाँ ध्यान रखना, अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी या अंडर रूट बी गुणा अंडर रूट ए, ये क्या हो सकता है, परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। इसका रीजन क्या है, देखो अंडर रूट दो अगर मान लो ए का मान इस अंडर रूट ए की जगह अंडर रूट दो लिख दें और अंडर रूट बी की जगह पर हम लिख दें अंडर रूट 8, तो अंडर रूट ए और अंडर रूट 8 अंडर रूट 16 बन जाएगा। अंडर रूट 16 का मान 4 होता है, यानी कि परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ अंडर रूट 2 लिख दूं और यहाँ अंडर रूट 5 लिख दूं, तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 दोनों का गुणा होगा, अंडर रूट 10 बन जाएगा। और अंडर रूट 10 का मान हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं 10 अंडर रूट का, तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसलिए दोनों ही आंसर लिखे हैं, परिमेय और अपरिमेय। ऐसे ही देखिए अंडर रूट, मान लो हमारे पास ये मान है अंडर रूट में है 12, अंडर रूट 12 और ये है अंडर रूट 3, तो 12 3 36 हो गया अंडर रूट में। अंडर रूट 36 का मान 6 होता है। लेकिन अगर एक तो अंडर रूट 12 है और दूसरा अंडर रूट मान लेते हैं कि 2 है, तो अंडर रूट 12 और अंडर रूट 2 अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 में अगर हम देखें तो उनका परिमेय संख्या नहीं होएगा, अपरिमेय उत्तर आएगा। इस तरह से कुछ भी आंसर आ सकता है। ऐसा ही भाग में होता है, अंडर रूट 2 भाग अंडर रूट बी या अंडर रूट दो बी भाग अंडर रूट ए भाग अंडर रूट बी और अंडर रूट बी भाग अंडर रूट ए, ये परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। भाग यानी कि बटा में, तो यहाँ बटा में भी लिख के दिखा दिया। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। इनको आप बड़े अच्छे ढंग से अगर तैयार रखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका लेस है और मैस है पे आता होता है,
तो लेस है क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, लेस है यानी एलसीएम, दो या दो से अधिक संख्याओं का लेस है, अर्थात एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। दो या दो से अधिक संख्याओं का लेस है अर्थात एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। जो भी संख्याएं दे रखी है हमें, दो या दो से ज़्यादा, उन सारी संख्याओं से वह विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हमने माना कि तीन संख्याएं हैं हमारे पास, ए बी व सी, तीनों का लेस है यानी एलसीएम हमने मान लिया कि x है, तो x a से भी पूर्णतः विभाजित होगी, x b से भी विभाजित होगी और x c से भी पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि हम x में भी a का पूरा पूरा भाग जाएगा, x में b का भी पूरा पूरा भाग जाएगा और x में c का भी पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालने का मेथड मैंने यहाँ नीचे लिखा है। एलसीएम यानी लेस ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में से अधिकतम घात के गुणनखंडों का गुणा करना होता है। अधिकतम घात के गुणनखंडों का गुणनफल हमारा लेस के बराबर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको लेस ज्ञात करने में काम में आती है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लेना। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एक एग्जाम्पल में मैंने तीन संख्याएं ली है, 15, 20 और 30, तीन संख्याएं हैं, इनका लेस है ज्ञात करो। तो लेस ज्ञात करने के लिए पहले हमने इनके गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के गुणनखंड तो हुए 3 गुणा 5, 20 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 5, 30 के गुणनखंड हुए 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसके बाद अब आपको मैंने बताया था कि अधिकतम घात लेनी है, तो 2 की अधिकतम घात, 2 की अधिकतम घात यहाँ पड़ी, ये रही 2 की अधिकतम घात, 2 बार 2 लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी में है ना। फिर 3 की अधिकतम घात, 3 यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है, यहाँ तो आया ही नहीं है, तो 3 अधिकतम घात एक ही है, 3 की 3। ठीक है, फिर 5 की अधिकतम घात, 5 अगला गुणनखंड है हमारा, इस सभी में एक एक बार आया हुआ है, तो 5 सबसे ज़्यादा बार तो हम किसी में नहीं कह सकते भी इसमें सबसे ज़्यादा बार है, सब में बराबर बराबर आया है, तो वही एक बार यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो लेस है क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इन सभी का गुणनफल कर दिया और 60 आंसर आ गया। अब लेस से संबंधित बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को भी आप देख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब एक पॉइंट नंबर पहला है हमारे पास, आपको अगर यहाँ पूर्णतः नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को शिफ्ट कर लेता हूँ, अब शायद आपको दिखने लग गया होगा। पहला पॉइंट है, दो क्रमागत संख्याओं का लेस है, दो क्रमागत संख्याओं का लेस है, दो लगातार आने वाली संख्याओं का लेस है क्या होता है, दोनों का गुणा होता है। दो लगातार संख्याएं जैसे 9 और 10 है तो उनका लेस है 90 होगा, 5 और 6 है लगातार आती है, इनका लेस है यानी कि एलसीएम 30 होगा, 3 और 4 का लेस है 12, 18 और 19 दोनों का लेस है कितना होगा, 18 और 19 के गुणनफल के बराबर होगा। फिर दूसरा है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का लेस है, दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो उनका लेस है भी दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का लेस है दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। विषम संख्याएं जैसे कि 7 और 9, 7 के जस्ट आगे आने वाली संख्या 9 है विषम संख्या, 7 में 63, तो 7 और 9 का लघुत्तम आएगा 63। दो अभाज्य संख्याओं का लेस है, यह भी क्या होता है, दोनों का गुणनफल होता है। दो अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे मान लो 7 एक अभाज्य संख्या है और कोई एक और अभाज्य संख्या ले लेते हैं जैसे 13, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो दोनों का अगर लहसे निकालेंगे तो 13 7 91, दोनों का गुणनफल आ जाएगा लहसे के बराबर। फिर अगला पॉइंट है चौथा, दो क्रमागत सम संख्याओं का लेस है, दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और सम संख्याएं अगर उनका हमें लहसे निकालना है तो दोनों का गुणा करके 2 से डिवाइड करना पड़ता है। सम संख्याओं में 2 कॉमन आता है तो 2 को हमने भाग दे देना दोनों संख्याओं में, ठीक है, तो ये हमारा लेस है हो जाएगा। ओके, ये कुछ पॉइंट है, बाकी सारे तो आपको याद रह जाएंगे, चाहे की संख्याएं क्रमागत है, क्रमागत विषम संख्याएं हैं या दो अभाज्य संख्याएं हैं, उनका गुणनफल ही करना है। लेकिन दो क्रमागत सम संख्याओं का जो लेस है होगा वो याद रखना है कि दोनों का गुणा बटा में 2 होता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है मैस है, मैस से रिलेटेड पॉइंट है, मैस है यानी एचसीएफ, तो इसकी परिभाषा
दो या दो से अधिक संख्याओं का मैस है अथवा HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई इन सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाजित होती है। इन दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे कि यदि संख्याएं दे रखी है A, B और C का मैस है, यहाँ HCF गलत लिख दिया, यहाँ आएगा LCM गलत लिख दिया, यहाँ आएगा हमारे पास HCF। मैस है को हम HCF बोलते होते हैं। HCF बराबर x है तो क्या होगा, A x से पूर्णतः विभाजित होगा, B भी x से पूर्णतः विभाजित होगा और C भी x से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी हम A में भी x का भाग दे सकते हैं, B में भी x का भाग दे सकते हैं और C में भी x का भाग देते हैं और पूरा पूरा भाग जाएगा। अब मैस है कैसे ज्ञात किया जाता है, तो मैस है यानी कि HCF ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणा करना होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणा क्या कहलाता है, मैस है कहलाता है। तो इससे रिलेटेड हमारा अगला टॉपिक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे पिछला एग्जांपल था बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है हमारे पास। हमें संख्याएं दे रखी है 15, 20 और 30। इनका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैस है ज्ञात करो, यहाँ लैस से लिखा गया है तो इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ मैस है ज्ञात करना है तो यहाँ लिख देते हैं मैस है ज्ञात करो। इनका मैस है ज्ञात करना है। तो तीन संख्याएं हमारे पास है, तीनों के हमने गुणनखंड कर लिए। 15 के गुणनखंड 3 गुणा 5, 20 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 और 30 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ देखो इन सारों के अंदर एक तो 2 आया हुआ है, 3 आया हुआ है और 5 आया हुआ है, इनके अलावा कोई और संख्या नहीं है। तो हमें अब इनकी उभयनिष्ठ घात देखनी है। 2 की उभयनिष्ठ घात है, 2 की उभयनिष्ठ घात देखो, 2 सभी में तो नहीं है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसकी कोई भी घात उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, जिसके तीनों में ना आते हो ना उसकी जगह पर आपने 1 लिखना है। 3 क्या तीनों में है, नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसकी उभयनिष्ठ घात 1 होगी। 5 की उभयनिष्ठ घात है, 5 की उभयनिष्ठ 5 तीनों में एक एक बार आया हुआ है, तो एक एक बार ये कॉमन आ गया, तो इसलिए इसका 5 आ गया। में से क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 5, तो में से 5। ठीक है, तीनों का गुणा किया। अब मैसे से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपने रिवाइज करना है। मैसे से रिलेटेड पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिए। क्या है पॉइंट, पहला पॉइंट है 2 क्रमागत संख्याओं का मैस है बराबर 1 होता है। 2 क्रमागत कोई भी संख्याएं ले लीजिए, उनका मैस है यानी HCF सदैव 1 होगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मैस है, ये भी 1 होता है। 2 क्रमागत संख्याएं ले लो, 2 क्रमागत विषम संख्याएं भी ले लीजिए, उनका मैस है 1 होगा। फिर तीसरा पॉइंट है 2 अभाज्य संख्याओं का मैस है बराबर 1 होता है। अभाज्य संख्याएं यानी कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, उभयनिष्ठ कुछ नहीं है, तो इसका मैस है भी 1 होता है। फिर चौथा पॉइंट है 2 क्रमागत सम संख्याओं का मैस है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मैस है यानी HCF 2 होता है। 2 क्रमागत अगर सम संख्याएं हैं तो उनका मैस है क्या होगा, 2 होगा। और पांचवा और अंतिम पॉइंट है 2 सह अभाज्य संख्याओं का मैस है 1 होता है। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, तो इसका मैस है 1 होता है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हमें 2 संख्याओं के लैसय और मैसय में संबंध बताना होता है। लैसय और मैसय में संबंध, तो 2 संख्याओं का लैसय तथा मैसय यानी HCF और LCM दोनों के लिए लैसय गुणा मैसय, लैसय का और मैसय का गुणा करने पर क्या आता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाता है। लैसय का गुणा मैसय से करो तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या n1 गुणा दूसरी संख्या n2, दोनों संख्याओं का गुणा। अब यह संबंध केवल 2 संख्याओं के लिए ही सत्य है, 2 ही संख्याएं होनी चाहिए। 3 संख्याओं का लैसय और 3 संख्याओं का अगर मैसय है तो हम ये रूल लागू नहीं कर पाते। 3 संख्याओं का लैसय और 3 संख्याओं का मैसय है तो ये नियम नहीं लगेगा। इस संबंध की सहायता से 2 संख्याओं
उनके लैसय और उनके मैसय में से एक अज्ञात संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है? देखो 4 चीजें हैं हमारे पास टोटल, एक लैसय है, एक मैसय है और 2 संख्याएं हैं। अगर इन चारों में से कोई एक मान हमें ज्ञात नहीं है तो हम उसका उपयोग इस फार्मूले में करके 3 की वैल्यू इसमें रख देंगे, चौथा ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद आगे वाला जो टॉपिक है 2 नंबर वाला, सिद्ध करने वाला, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। वो टॉपिक आपको वैसे करना है, उनके क्वेश्चंस को तैयार करना है, उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो मैं डाल दूंगा। और वैसे भी मेरे चैनल पर उसके से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे वीडियो उपलब्ध भी हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।